अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching up front with मोना आलम। There's no denying कि एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मुसलसल मुश्किलात में पाती है और जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो उनकी अंबार तो पहले ही लगी थी, लेकिन अब एक सज़ाओं की लंबी अंबार और कतार इस दफ़ा गोया नज़र आती है। पहले साइफर केस, फिर तोशाखाना केस और अब अभी जो मौजूदा हालात हैं उससे ये लगता है कि जो इद्दत में निकाह का जो केस है वो भी अब जल्दी निपटा दिया जाएगा और शायद उसमें भी कोई सज़ा मुतवक्के है। फेयर ट्रायल ना मिलना ये इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बेतहाशा आवाज़ उठाई जा रही है, बिलखुसूस पीटीआई की तरफ से। इसके ऊपर देयर इज़ ह्यूज ह्यू एंड क्राई कि फेयर हेयरिंग नहीं मिली और फेयर चांस नहीं मिला ट्रायल का। दूसरी तरफ नाजरीन, तफसीली फैसला साइफर केस का तो बहरहाल आ चुका है जिसमें काफ़ी सारी अहम बातें की गई हैं कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा था, मईशत को नुकसान पहुंचा और अपने ओहदे का नाजायज़ गोया इस्तेमाल किया गया और ये भी मज़ीद उसमें इजाफा किया गया इस फैसले में, तफसीली फैसले में, जो कि आज ही सामने आया है कि इस पूरे मामले में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा ने हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की ड्यूरिंग द ट्रायल। अब मामलात कहाँ जा रहे हैं, इलेक्टोरली स्पीकिंग भी मामलात कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जनरल इलेक्शन से पहले करने का इरादा रखती है। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा पार्टी को, जिसके तमाम तर अक्सर और बेशतर जो लोग हैं इस वक्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बिलावल साहब और कुछ और पार्टीज़ भी जैसे कि IPPB है, अलीम खान साहब, वो तमाम लोग इन आज़ाद उम्मीदवारों पर खासी एक अहम नज़र बनाए रखे हुए हैं। टू स्पीक अबाउट ऑल द मैटर नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत पर्टिनेंट आवाज़ वील ऑल हेयर इट फ्राम द हॉर्सेस माउथ टुडे टर्म्स ऑफ द PTI और उनके तमाम तर जो मैटर्स हैं उनको लेकर। रऊफ हसन साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी और अपनी पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नाउ एज वेल फेडरल इलेक्शन कमिश्नर फॉर द PTI। वेरी वार्म वेलकम सर, आपकी मौजूदगी का बहुत लाइकवाइज सर, प्लेजर इज़ ऑल माइन एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। ये फरमाइएगा कि अब ये आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस गालिबन 5 तारीख को आप लोग कराने का इरादा रखते हैं, लेकिन 8 को इलेक्शंस हैं। विल यू, मतलब आप क्या ये इस हद तक देख रहे हैं कि आपको आपका सिंबल वापस मिल जाएगा इसके बाद? थैंक यू। देखिए, सिंबल हमसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से लिया गया था, और जब लिया गया है तो उन्होंने हमारे जो लास्ट इलेक्शन करवाए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको नल एंड वॉइड करा दे दिया था। दैट मीन्स कि इस वक्त एक वैक्यूम है, पार्टी में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा जो है वो मौजूद नहीं है। करेक्ट। तो इस तरीके से तो पार्टी चल नहीं सकती। सो लाजमी बात है कि हमने उसको स्ट्रक्चर करना है, उस पार्टी के जो ओहदे हैं वो दोबारा से, और उसका एक ही तरीका है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएँ। चूँकि कोई ओहदा मौजूद नहीं था इस वक्त, इसलिए जो बेहतरीन रास्ता था हमारे पास वो जनरल बॉडी का था। सो हमने जनरल बॉडी कल कन्वीन की थी और जनरल बॉडी के फैसलों के मुताबिक मैंने उनको पब्लिश भी कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया था हमने अपने तमाम वेबसाइट पेजेस के ऊपर। तो उसके मुताबिक जो इलेक्शंस हैं वो आज का शेड्यूल भी मैंने उसको जारी कर दिया है। वो 5 फरवरी को हम करेंगे ताकि हमारी जितनी भी ओहदे हैं वो दोबारा से पूरे हो सकें और पार्टी जो है एक प्रॉपर तरीके से दोबारा फंक्शनल कर सकें। ये इसकी नीड थी। इसके अलावा ज़रूरत भी है क्योंकि हमसे चूँकि हमारा सिंबल ले लिया गया था और जब तक हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो हम उसके लिए अप्लाई लेकिन नहीं कर सकते। एक सर एक जल्दबाजी भी तो है, चूँकि आप लोग एम कर रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शन से पहले हों, आप ये मामला बाद में भी कर सकते थे। इसकी क्या वजह है? आपको मतलब क्या एक ऐसी गोल पोस्ट है जो आपको लगता है आप अचीव कर पाएंगे अगर आप इसको इलेक्शन से इतनी जल्दी में पहले कर लें? हाँ, देखिए, एक सिंबल लिया जाना जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी पार्टी के साथ, और लाजमी बात है कि उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है कि जी अपने जो वोटर्स हैं उनको हम बावर करवा सकें। उसके लिए हमने एक पोर्टल तो जारी कर दिया, इसके अलावा और भी हम लोग डिजिटल बेसिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन बहसूरत वो जो रिज़र्व सीट्स होती हैं 223 सीटें, उसके ऊपर हमारा हक़ उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि हम अपनी सिंबल जो है वो वापस नहीं लेते। अब वो उसके वापस मिलने के बाद भी पार्टी में 2 आरा पाई जाती हैं। एक राय ये थी जो कि शायद
मतलब माइनॉरिटी में है कि जी शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें फौरी तौर के ऊपर उसके बाद हमारा सिंबल हमें दे दे, लेकिन बिफोर इलेक्शंस ही आपको सिंबल वापस मिल जाए। मतलब देना तो चाहिए उन्हें, जब हम अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है उनको दे देंगे। ये तो बड़ी आपने अहम बात की है कि आप ये एम कर रहे हैं कि आपको 8 तारीख से पहले ही आपका निशान वापस मिल जाए। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वाइस के कि अगर हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बारे में भी हमें शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कॉन्डक्ट उनका रहा है पास्ट में, उसमें वो फ्लिम्जी बेसिस के ऊपर और फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने हमारे साथ इनजस्टिस किया हुआ है, तो वो दोबारा वही काम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हम टेक्निकली वो तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करना चाह रहे हैं। इलेक्शन होल्ड करना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होल्ड करना, उनमें से एक मेजर ज़रूरत। आई गेट योर पॉइंट, हम उसको कर रहे हैं। आप अपना बैकअप पूरा रख रहे हैं कि हाँ आपकी अपनी तरफ से उस प्ली में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन एक बात है, क्या इस बात का एडमिशन विद इन द पीटीआई मौजूद है सर कि जब उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे तो आप लोग उसको दुरुस्त तरीके से नहीं करा पाए थे, दस्तावेजात नहीं थे, जो बानी अरकान हैं उनको इग्नोर निगलेक्ट किया गया और उन लोगों को जगह दी गई जो कि पार्टी में कभी थे ही नहीं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ 27 तारीख को थे, उन्होंने इस तरह की एक बात की, उन्होंने कहा कि मतलब अदालत ने इससे जायज़ फैसला कोई हो नहीं सकता था क्योंकि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं था, कोई सबूत नहीं था। एग्जैक्टली हिज वर्ड्स, नाजरीन सुनिएगा क्या कहा था। आई टेक रिप्लाई फ्रॉम रऊफ हसन साहब देयर आफ्टर। 14 साल से ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये पार्टी से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी मेंबरशिप की भी तौसीक की और ये भी तौसीक की कि ये फाउंडिंग मेंबर है, और सुप्रीम कोर्ट की जो 2 दिन की हेयरिंग थी उसमें तमाम कौम के सामने लाइव कवरेज में पीटीआई एक दस्तावेज भी नहीं दिखा सकी कि मुझे पार्टी से निकाला गया। यस सर, कोई दस्तावेज नहीं था आपके पास कि इन्होंने आपने इनको कब निकाला पार्टी से, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। दस्तावेज मैंने पब्लिश की थी, मैंने ज़ाती तौर के ऊपर पब्लिश की थी। 2012 में इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। ये झूठ का पलंदा है जो ये बोल रहे हैं। इनका एक ही मोटिव है, सिर्फ जब से ये पार्टी से इनको निकाला गया है ये पार्टी में डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे सामने है नहीं तो इसलिए मैं कोई और सख्त बात करना नहीं चाहता हूँ। इनको पार्टी से निकाला जा चुका है, उसके बाद ये कोर्ट ऑफ लॉ में गए थे, मैं ये अर्ज करने लगी थी आपसे, पेंडिंग है 2017 में, लेकिन ये पार्टी के मेंबर नहीं हैं। ये एक हकीकत है जिसको अगर कोर्ट तस्लीम नहीं करती तो ना करे, अगर इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं करती तो ना करें। उनके अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने मोटिव्स हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, लाजमी बात है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। Did your team of lawyers fail to produce a document before the court whereby they could have मतलब justified this? डॉक्यूमेंट सारे कोर्ट को दिखाए गए थे, लेकिन चूंकि इनके पास इनके अपने कंटेंशन के मुताबिक इनको स्टे मिला हुआ था। हाँ। लेकिन स्टे मिलना जो है उसको वो 2017 में इनको स्टे मिला था सर। 2012 में इनको पार्टी से निकाला जा चुका होता। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मेरे पास 32 पेज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पड़ी हुई है। अगर आप कहते हैं तो एक प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको सारा कुछ वो दिखा देता हूँ। अगर आप वैसे भी मैं आपको भेज सकता हूँ वो सारी जो रिपोर्ट है। और उसकी बेसिस के ऊपर इनको 2012 में निकाल दिया गया था पार्टी में। सो ये पार्टी के मेंबर नहीं रहे 2012 के बाद। उसके बाद इनका पार्टी के बारे में जो इनका रवैया है वो सबके सामने है। ये पार्टी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं और अब इनके और भी जो अहदाफ हैं वो भी बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। इनको कौन पेट्रनाइज कर रहा है, कौन उनको प्रमोट कर रहा है, वो भी सारे खुल के सामने आ रहे हैं। अब तो आई थिंक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी वो कहते हैं कि उनको फेयर चांस मिले, और अगर उनको लड़वा लिया जाए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो अगर रुकन भी नहीं है, उनकी पार्टी में कोई पजीराई भी नहीं है, तो वो हार जाएंगे। पार्टी का जो भी मेंबर है ना जी, वो राब्ता के ऊपर उसका नाम मौजूद होता है। ठीक है, हमारा एक बड़ा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसके बाद है ये हमें आए। जब हमने नॉमिनेशन पेपर्स के बारे में, मेरा ख्याल परसों है, तारीख शक्ल है, मुझे याद नहीं है अपना शेड्यूल का, मेरा ख्याल परसों है, आए अपने राब्ता के ऊपर अपना जो नंबर है, पार्टी नंबर है, वो दिखाएं, मैं इनको नॉमिनेशन पेपर्स मैं दूंगा। बहुत बड़ी आपने दावत दी है कि अकबर एस बाबर चाहें तो अपना राब्ता के ऊपर, बिल्कुल राब्ता के ऊपर हमें सर्टिफाई करें ना, क्योंकि मेरा नाम जो है वो राब्ता के ऊपर मौजूद है। आई एम ए मेंबर ऑफ द पीटीआई, सो मेरा नाम जो है वो राब्ता के ऊपर मौजूद होगा। ये बताएं कि जी कहाँ है सर्टिफिकेशन इनकी कि ये पीटीआई के मेंबर है, और उसके बाद इनको मैं नॉमिनेशन पे मैं दूंगा। बहुत आपने अहम बात की है, बहुत बड़ी दावत है, फाइट करके देख लें कि अगर ये प्रूफ करते थे कि ये मेंबर हैं तो आप इनको खुद देंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन। ये किसी कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक प्रूव नहीं करना है इन्होंने, या कुछ ही इलेक्शन कमीशन की रूलिंग नहीं, ये पार्टी का इंटरनल मामला है कि हमने किसको पार्टी में रखना है, किसको नहीं रखना, और अगर नहीं रखना तो उसकी वजूहात भी दर्ज हैं उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जो 2012 में टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया था उसमें भी वो दर्ज है, वो सब कुछ है। सर ये मैं आपको दिखा दूंगा ताकि मैं आपको भेजता हूँ। जी जी प्लीज डू सर, और इनफैक्ट हम उसके ऊपर कोई तफसीली एक और निशिस्त भी कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। ये फरमाइएगा कि अब पार्टी का क्या लाएअमल है, क्योंकि इस वक्त तो यके बाद दीगरे सजाओं का एक सिलसिला है। इलेक्शंस में अब क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि कई लोग जैसे हसन अयूब साहब भी दी अदर डे हमारे साथ शो पे थे, वो और कुछ और लोग सहाफ़ी ये भी इंफॉर्मेशन रखते हैं दैट पीटीआई एज अ पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन इलेक्शंस ऑफ 2024।
देखिए वो टेक्निकली बात शायद वो इस तरीके से सही कर रहे हो, पार्टी तो एग्जिस्ट करती है बिल्कुल, हमारे हर सीट के ऊपर हमारा कैंडिडेट इस वक्त लड़ाई, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे हैं, कोई सीट नेशनल और प्रोविंशियल जो है वो हमने खाली नहीं छोड़ी। तो बहुत से ऐसे लोग भी दावा किया करते थे जी कि हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर इनको कोई कैंडिडेट मिल जाएगा, तो अब उनको चाहिए कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दें। मैं लोगों का नाम नहीं लेता क्योंकि उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात यह कि जो मैंने पहले टेक्निकलिटी आपसे कही है ना, कि जी हमारा राइट to control our own people as well as our right on the reserved seats, वो उस वक्त तक नहीं हो कंट्रोल करना तो मुश्किल होगा, लेकिन हमें यकीन कामिल है कि जी वो कहीं नहीं जाएंगे जो हमारे लोग हैं। लेकिन जो राइट ऑन रिजर्व्ड सीट्स जो है वो अंडर। अच्छा, ये आपने बड़ी सर अहम बात फरमाई, आपने कहा कि आपको यकीन है कि आपके जो लोग हैं वो कहीं डिविएट नहीं होंगे। सैफुल्ला अबड़ो साहब की एक मिसाल गोया है, जिनको आपने टिकट अलॉट किया और फिर उसके बाद शो कॉज वगैरह भी हुआ, वो तो चले गए थे बिलावल साहब के साथ। तो और भी है नहीं, जब आपने ज़मीरों की मंडी लगाई थी आपने सिंध हाउस में, तो उस वक्त भी हमारे 27 लोग चले गए। इफ आई मे सर, एक मंडी का तस्करा शेख रशीद साहब ने कल किया है, आप सुनिएगा, आपने सुना होगा। एक बहुत वो उनके खिलाफ जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उनको तकलीफ इस चीज़ की है जी कि हमने उनको टिकट नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं उनकी कर रहे, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। सो उनकी कुछ कही हुई बात जो है वो बहुत पार्टिजन है और वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अच्छा। वैसे भी वो बातों के बड़े खिलाड़ी हैं और अमल जो है वो उनसे। लेकिन रऊफ साहब एक बहुत एक अहम बात भी इसमें यह है कि वो जब ये बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको याद होगा उनके ऊपर काफ़ी परेशानियां आई, उनका एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कोई तल्ख बात नहीं की, जैसे कि गालिबन फरूख हबीब साहब ने कर दी थी जब वो पार्टी छोड़ के गए। उन्होंने कोई तल्ख बात खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से नहीं की। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को ये चीज़ ऑनर करनी चाहिए थी और उनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं करना चाहिए था कैंडिडेट? देखिए क्यों नहीं खड़ा करनी चाहिए था, हमारे बड़े डिवोटेड फॉलोअर्स हैं, हमारे बड़े आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं वहाँ, और जब हमने इनके साथ इनको सपोर्ट की थी तो बड़ा रिएक्शन आया था पार्टी से। अच्छा, बहुत रिएक्शन आया था। और Why? हम इसलिए कि जी वो सीट जो है वो पीटीआई की थी, पीटीआई जीत सकती थी वो किसी वक्त भी सीट, हमने इनको टिकट दे के, इनको सपोर्ट दे के और इनके नेफ्यू को दे के अपनी 2 सीटें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की थी। दूसरी बात यह है कि जी मैं तो वो कॉम्प्रोमाइज सर गलत तो नहीं था ना, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको एट दी एंड टिल द वेरी एंड सपोर्ट किया। देखिए वो एक अलग कहानी है, किसी और वक्त बैठ के बात कर लेंगे। सारा कुछ कर लेंगे। बाकी ये रहा कि जी उनको अगर वो आ गए थे या कर लेते, उस वक्त वो हमारे बारे में बात इस किस्म की नहीं कर रहे थे, इसलिए कि उनको अभी उम्मीद थी कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। ये जब पार्टी ने प्रिंसिपल फैसला किया जी कि हमने इनको सपोर्ट नहीं करना बल्कि अपना कैंडिडेट उस हल्के में खड़ा करना है, तो उसके बाद से इनका लहजा जो है वो बदल चुका हुआ है। अच्छा, ये रीज़न है। एक सर, एक बिलावल साहब की भी मैं बात है, वो आपको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि वो एक बात करते हैं और आपको पता है पिछले रोज़ उनकी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से ये भी बयान आया कि हम खुश नहीं हैं इन सज़ाओं पे किसी को भी। मतलब वो काफ़ी हद तक ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि आप समझें कि आपके एक मौक़िफ़ की भी तायीद है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग उनके खिलाफ भी हो रही है। तो लेकिन वही साहब एक बात पीटीआई के हवाले से भी बता रहे हैं कि क्या वजह है जिस वजह से मुश्किलात में है ये पार्टी। सुनिएगा रऊफ साहब, प्लीज़ इसका फिर जवाब फरमाइएगा। खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़ियादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। फिर खान साहब का इतना अहम केस, नेशनल सिक्योरिटी का केस, साइफर का केस, खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है। ये किसी और का कसूर नहीं, इनके अपने लोगों का कसूर है। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही है, हम खान के वकील है। अब मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं। तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी। यस सर, ये कौन लोग हैं? वो कहते हैं वुकला के ऊपर ये तमाम ओनस आ रहा है जिन्होंने फंसाया है दरअसल खान साहब को। देखिए ये बातें जो है ना ये करने की होती हैं इन लोगों के लिए, पीपल्स पार्टी हो गई या बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, इनके अपने पॉलिटिकल अहदाफ हैं जिनको ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको थ्रेट सिर्फ एक है, वो पीटीआई है। सो कंसिक्वेंटली ये जो इनका मल्टी प्रॉन्ग्ड असॉल्ट होता है पीटीआई के ऊपर, और ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक ये एक स्केट है जो कि आपने चलाया यहाँ। इन चीज़ों में कोई हक़ायक़ नहीं है। जो हमारे लॉयर्स हैं वो हमारे साथ, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन और डिवोशन है पार्टी के साथ, वो क्या वकील सर पेश होते थे? क्योंकि ये बात तो मेरा ख्याल है जज जुल्करनैन साहब ने भी ऑब्जर्व की थी कि वुकला ही पेश नहीं होते थे साइफर केस में उनको डिफेंड करने। ये और जो सच बात ये है कि जो उनको वो अहकाम सादर हो चुके हुए थे जी कि ये फैसला आपने देना है, वो फैसला सादर वो लिखा भी जा चुका हुआ था। बाकी तो सारा ड्रामा होता रहा है अदालतों में, सुबह से शाम तक ड्रामा करते थे ये। अब ये पिछले 2 दिन के ड्रामे देखे कितनी तेज़ी के साथ उन्होंने, जो पीछे से पता नहीं ऑर्डर्स आए थे
रेप्रिमांड हुआ था उनका कि क्यों इतना लेट कर रहे हो, क्योंकि हमें पता था कि उनका हदफ जो है वो ये है कि जी उन्होंने इलेक्शन से पहले खान साहब को पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है ताकि वो स्क्रीन से बाहर रहे, तो वो कर दिया गया है। इसमें कोई जस्टिस का आंसर नहीं है, इसमें इंसाफ का कोई आंसर नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आंसर नहीं है, इसमें रूल ऑफ लॉ का कोई आंसर नहीं है। ये जजेस का ड्रामा है जो कि पुतलियों की तरह उनसे कराया तो सर गया। आपने क्योंकि मौजूद अदालत पे आपने एक बड़ा अहम आपने उनके खिलाफ, मैं अदालत पे नहीं कर रहा, मैं वो अदालत में जो जज साहिबान बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि वो उनको इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारा जो एतकाद है वो मौजूद है। वेरी फेयर। सर ये बताइएगा, अभी बुशरा बीबी को भी जो कल एक सब जेल करार दिया है, उसके ऊपर पहले तो हमने कुछ सहाफ़ियों की तरफ से सुना, जैसे तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया, फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा अपने जलसे में ये बात की कि 9 मई की जो खवातीन हैं वो तो अंदर हैं और बुशरा बीबी जो हैं उनको क्यों ये VVIP प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और कोई मतलब एक डील का भी तासुर कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं दैट खान साहब हैज़ स्ट्रक अ डील, और जब वो अपनी दूसरी खवातीन के लिए पार्टी की जो दीगर वो लॉयलिस्ट्स हैं उनके लिए तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फॉर हिज वाइफ ही डिड स्ट्राइक अ डील। इज इट ट्रू? आप इसको ऐसे सोच सकती हैं कि ये किया गया है उसी मकसद के तहत जो आप कह रही हैं कि मकसद है खान साहब का, कि ये किया गया है उन्होंने कि ताकि इस किस्म की रिजेंटमेंट क्रिएट हो। देखिए दूसरी बात है कि बुशरा बीबी ने तो उनको ये नहीं कहा जी कि आप मुझे घर में रखिए, वो तो जेल पहुंच गई हुई थी जी, वो तो खुद पहुंची हैं जेल, उनको वो अरेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा अरेस्ट किया है। उसके बाद कहाँ फैसला हुआ है, क्यों फैसला हुआ है, किस मकसद के लिए फैसला हुआ है, ये तो आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने ये फैसला किया है। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया था। बुशरा बीबी खुद मौजूद थी वहाँ और उनको अरेस्ट किया गया। यानी हुकूमत ने खुद जो है या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उनके क्या हरकत हैं, क्यों किया उन्होंने, ये सवाल तो उन्हीं लोगों से होना चाहिए कि क्यों किया गया। फिर अच्छा, ये बड़ी एक आपने अहम बात की है। ये बताइएगा सर, क्लेम क्या है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सिंस 2024 में इलेक्शंस आप कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी खबर दी हमारे ही प्रोग्राम पे, कुछ तजियाकारों ने, कि जी ये भी एक बात चल रही है कि शायद एट द 11th आवर आप लोग बॉयकॉट कर सकते हैं इलेक्शन। वी आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट द इलेक्शन नो मैटर व्हाट। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं और हम खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने वाले लोग हैं। कोई बाइकॉट नहीं होगा। और क्लेम हम ये ग्राउंड इनके लिए खाली नहीं छोड़ेंगे, हम हर इंच पे जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, अपना राइट जो है वो सीख करेंगे, और राइट जो है वो वोट के जरिए, और कोई नहीं। क्लेम क्या है कि कितने नंबर्स आप जो हैं वो फिर अटेन कर पाएंगे? अभी मोना इन्हें कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दीजिए, वी विल रन अवे विद एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी, एटलीस्ट करवा के देखें। अगर इनमें जुर्रत है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो करवाएं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और देखें कि खान कहाँ है और बाकी ये बौने जो हैं ये कहाँ खड़े हुए हैं। ये जो गुफ्तगू जिनकी आप सुना रही हैं मुझे, ये बौने हैं बेसिकली। मरियम नवाज साहिबा ने भी वैसे ये पिछले दिनों कहा कि इसको सियासी जमात की तरह नहीं, दहशतगर्द जमात की तरह ट्रीट किया जाए। ये भी एक उनका इस तरह का बयान था। किस चीज़ की दहशतगर्दी है बीबी, जरा बताएं तो सही ना। ये स्टेटमेंट देते हैं, कहाँ दहशतगर्दी हुई है? दो जहन हैं इस मुल्क में, और हमेशा दो जहन होते हैं, दो तरह के जहन होते हैं। एक आज़ाद जहन होता है, एक मफकूद जहन होता है। खान साहब आज़ाद जहन की मिसाल हैं। जब वो सोचते हैं तो पाकिस्तान का सोचते हैं, जब वो सोचते हैं तो पाकिस्तान के आवाम का सोचते हैं, जब वो सोचते हैं तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी का सोचते हैं, जब वो सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। उसके बरअक्स ये जो जहन है जिनकी मैनिफेस्टेशन आपने मुझे दिखाई है, ये मफकूद जहन है, ये अमेरिका के मफकूद हैं। अच्छा, ये फॉरेन इंटरेस्ट्स के मफकूद हैं, ये उनके साथ सर वो तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मुआहदे करके आते हैं। सर मैं आपको पाकिस्तान को लूटते हैं, पाकिस्तान की को वर्चुअली मल्टीपल तरीकों से इसको लूट मार करते हैं, और फिर अपनी जायदाद दोबारा उन्हीं मुल्कों में स्टोर करते हैं। आखिरी बात सर आपसे, जरदारी साहब हो गए, शरीफ साहब हो गए, जो भी हैं, इनकी जायदादें कहाँ हैं? खान कहता है मैंने यहाँ रहना, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ही स्टैंडिंग अप टू देम। आपकी ये वाली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने। देखिए नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर खान मुजरिम होता तो क्या है, वो बाहर नहीं जा सकता था? क्या उसको रास्ता नहीं मिलना था? ऑफर की गई थी कहीं? देखिए बहुत कुछ होता है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, लेकिन वो मर्द मुजाहिदा के खड़ा हुआ है जी कि आई एम हियर। और जब उनको सजा सुनाई जाती है 14 साल की, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखा करें आप। रऊफ साहब एक और बात है, क्योंकि दूसरी तरफ आखिरी मेरा आपसे ये अर्ज है, देन आई विल वाइंड अप दिस सेगमेंट, क्योंकि बड़ी ज़रूरी बातें हमारे पास हुई हैं इस सेगमेंट में। ये बताइएगा सर कि ये भी क्लेम दूसरी तरफ अदरवाइज किया जा रहा है कि कुछ लॉबिंग फर्म्स आपने दोबारा हायर कर ली हैं
اور کچھ آئی تھاٹ کہ کل کسی کوئی یو کے کی کوئی جرنلسٹ بھی یہ ٹویٹ کرتی ہوئی نظر آئی تھی. پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے اس کو پھر پھیلایا بھی, جو کہ ان کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے کہ کچھ 3 لابنگ فرمز آپ نے ہائر کی ہیں اینڈ یور ایم از ٹو اٹین گورنمنٹ آف دا ریپبلکنز ان دی US سو دیٹ دے کین برنگ یو بیک ٹو پاور. ہم نان انٹرفیئرنگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارا کوئی ایسا ایم نہیں ہے کہ جی ہم نے امریکہ میں الیکشنز کا وہ کرتے ہیں پاکستان میں. جب انہوں نے تھریٹن کیا تھا ڈونلڈ لو نے, آپ وہ انٹرسیپٹ کی رپورٹ ساری پڑھ لیجئے جس میں اس نے سارا سائفر جو ہے وہ پورا چھاپ دیا ہوا ہے کہ جی اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریموو کرے, ادروائز دیر ول بی کانسیکوینسز. یہ تھریٹ ان کی طرف سے آتے ہیں, 76 سال سے آ رہے ہیں, کیونکہ ہماری لیڈرشپ مفقود ہے, ان کے ڈومیننس کی مفقود ہے, ان کی ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے بات کرے. لابنگ فرمز ہائر کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم نے ایک لابنگ فرم ہائر کی تھی جو کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن جو ہے نا وہ امپروو ہو, اس کا مجھے پتا ہے. اس کے علاوہ کوئی لابنگ فرم ہائر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے میرے پاس اس کی کوئی ڈیفینیٹو انفارمیشن نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی سم ڈیز میرے پہلے میں نے بھی دیکھا تھا. میں چونکہ یہ الیکشن کے سلسلے میں مجھے کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں تو آج کل میرے پاس ورچولی کوئی ٹائم نہیں ہے, تو یہ ذرا 5 تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں پھر میں چیک کروں, بلکہ میں کل چیک کروں گا کہ کیا میں بات کروں گا امریکہ میں اپنے جو ہمارا جو وہاں ڈائسپورا ہے اس میں کہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی نے اس قسم کی کوئی بات کرنے کی ہدایت کی ہے, لیکن ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں وہ اپنے تئیں بہت کچھ کرتا رہتا ہے, جس کا ظاہر ہے آپ کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہو یا کوئی آبجیکٹو ہو, لیکن وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہی کرتے ہیں. وہ اپنے تئیں اپنے انداز میں جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کل چیک کروں گا ان سے, میں فون کر کے پتا کروں گا, اینڈ یو نو اف آئی کم ان دی پروگرام اگین سم ٹائم میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ ہے کہ نہیں, اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو اس سر, آلویز اے پلیجر. آپ نے بہت ایک کھل کے اپنی بات کو بیان کیا اور اپنے تاثرات کو بیان کیا. رؤوف حسن صاحب فار اس ان دس سیگمنٹ, اور بہت ساری باتیں ان سے سننے میں آئیں, بڑا کیٹیگوریکلی کچھ چیزوں کو انہوں نے ڈینائی بھی کیا. آفٹر اے بریک جوائن اس بیک فار آور سیکنڈ سیگمنٹ جس میں ہم الیکشنز کے اوپر کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ حلقوں کا رخ کرتے ہیں اور حلقوں کی سیاست کے حوالے سے 50 جو ہاٹ کانسٹیٹیوئنسیز ہیں یا حلقے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ہم انویسٹیگیشن ٹیم کی تمام ہماری کاوش سے, اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میرے کولیگ زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں, خاص طور پر بات کرنے کے لیے کہ کون سی کانسٹیٹیوئنسیز میں کون کون مد مقابل ہیں, اور وہ آپس میں جب یہ کنٹینڈرز جو ہیں ان میں زیادہ کون سے پاپولر نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ان ڈیپتھ سروے ہے جو کہ زاہد صاحب نے تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ اب شیئر کریں گے. زاہد ویلکم ٹو دا پروگرام. بتائیے گا کون کون سے حلقے ہیں جو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پر ہیوی ویٹس آپس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کون زیادہ پرومسنگ ونر ہے؟ دیکھیے مونا, پہلے تو اپنے ناظرین کے لیے ہم نے 50 جو ہاٹ سپاٹ تھے جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے اور بڑے چوٹی کے سیاستدان حصہ لے رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے ہم نے NA 130 لاہور کو چوز کیا ہے, جس میں نواز شریف جو کہ سپریمو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار جن کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ یاسمین راشد ہیں. یہاں پر نیل بائٹنگ کانٹیسٹ ہے. ہمارا جو پروجیکشن ہے لگتا ہے کہ نواز شریف کو تھوڑا سا ایج ہے, لیکن کانٹیسٹ کانٹے کا ہے پاکستان میں, یہ بھی بڑی بات ہے جی. اور دوسرا اگر پھر لاہور میں 127 NA ہے جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, نون لیگ کے عطاء اللہ تارڑ ہیں, اس کے علاوہ ظہیر عباس ہیں آزاد امیدوار, ان کو تحریک انصاف کی بیکنگ ہے. اور یہاں پر بھی کانٹے کا مقابلہ ہے, یہاں پر پروجیکشن دینا بہت مشکل ہے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ ونر ہو سکتا ہے 8 فیبروری کو. یعنی بلاول صاحب کی بھی ہوپس ہیں اچھی. بالکل, اور تینوں کا ایک مقابلہ ہے. پھر NA 119 جو کہ مریم نواز شریف الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں. اس پورے حلقے کا ہم نے ایک آلموسٹ سروے کیا ہے پوری یونین کونسل کا کہ ووٹرز کے ٹرینڈز کیا ہیں. اس میں مریم نواز بظاہر ایک ایسی ہیوی ویٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں بالخصوص شہزاد فاروق ہیں, ان کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف بھی. وہاں پر یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک صنم جاوید جو کہ تحریک انصاف کو ان کو بھی سپورٹ حاصل تھی, انہوں نے ابھی تک ریٹائرمنٹ وہاں سے اعلان نہیں کیا ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک وہاں پر کنفلکٹ سا بظاہر نظر آتا ہے.
اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے بھی امیدوار ہیں. تو مریم نواز کو ایک سم ہاؤ لگتا ہے کہ ایج ہے, اس کے پولیٹیکل کریڈینشیل بتاتے ہیں کہ وہ حلقے میں بڑی مومنٹم انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. پھر آگے اگر ہم بڑھیں اسی طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان ایک ہاٹ سپاٹ ہے جہاں پر علی امین گنڈاپور جن کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے. یہ حلقہ کون سا ہے؟ یہ NA44 ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا. وہاں پر مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے چیف ہیں, کانٹیسٹ ہے ان کا, اور فیصل کریم کندی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. تینوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے. بظاہر جو دو لیڈ کر رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور ہیں. یہاں پر بھی ایک نیل بائٹنگ کانٹیسٹ ہے. اور پھر نوشہرہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پر پرویز خٹک جو کہ PTI پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں, ان کو احد شہد جو کہ آزاد امیدوار ہیں, اور خان بابا جو کہ NA33 ہے. یہ بالکل جو میرے پاس اس وقت فگرز ہیں بالکل ایسا ہی ہے, نوشہرہ کا علاقہ ہے. اس NA میں جو نیل بائٹنگ اگین کانٹیسٹ ہے جس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت سکتا ہے. اور پھر میں آگے اگر آپ کو لے کے جاؤں کراچی چلتے ہیں. کراچی میں فاروق ستار اور مرزا اختیار بیگ اور خرم شیر زمان, یہ تینوں کا مقابلہ ہے. تینوں بڑی پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی 241 ہے, 241 NA کراچی سے. اور پھر خزار میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل صاحب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کے اس مقابلے میں ایک پہلی دفعہ وہاں پر یہ ہے NA256 ناظرین. جی NA256 وہاں پر جو مد مقابل ہیں شفیق مینگل, یہ قومی دھارے میں ابھی شامل ہوئے ہیں, پہلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں سے. اور ان کے مقابلے میں اسرار اللہ ہیں. تو وہاں پر بھی ایک اچھا مقابلہ دیکھا جا رہا ہے. جو مین ہاٹ سپاٹس ہیں ان میں سے چند چیزہ اٹھا کر ہم نے ایلیبوریٹ کرا. زاہد صاحب نے ظاہر ہے ساتھ دیا میرا, اور یہ تمام ان کی ٹیم کی ایک بہت بڑی کاوش ہے which has been put on board کہ جو مین کنٹینڈرز ہیں ان کے بیچ میں جو مقابلہ ہے کون زیادہ ذرا اسٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. تھینک یو فار بینگ ود اس زاہد. ناظرین یو جوائن اس بیک, ہم ایک بریک کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کو تھوڑا ہم لوگ لیگلی اسپیکنگ بھی اورینٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے اہم کیسز کا فیصلہ آ چکا ہے, اور بہت سارے اور جو اہم کیسز ہیں عمران خان صاحب بانی PTI سے متعلق, ان کا بھی فیصلہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہی ہے. سائفر کیس کا بھی جو تفصیلی فیصلہ ہے آج ہمیں موصول ہوا. توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے, اور جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کا بھی فیصلہ, اور القادر ٹرسٹ کا بھی جو فیصلہ ہے, جو ایٹ لیسٹ اطلاعات ہیں نیوال سے وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے بھی فیصلے اب جلد ہی متوقع ہیں, اور شاید وہ بھی ہم رائٹ بیفور دی الیکشنز دیکھ پائیں. الیکٹورلی اس کا کیا اثر ہوگا, اور لیگلی اسپیکنگ بھی اس کا کیا اثر ہے, اور کیا آپشنز باقی ہیں ان تمام جماعتوں کے پاس, PTI کے پاس بالخصوص, کہ اگر وہ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیں. تمام معاملے پہ مدعے پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بڑے سارے کلیمز جو ہیں وہ دونوں اطراف سے کیے جا رہے ہیں. اور آئی ایم ہیئر جوائنڈ بائی ناظرین عبدالقیوم صدیقی صاحب جن سے ہم یہ تمام تر باتیں کریں گے. کورٹ رپورٹنگ میں ایک ماشاءاللہ مایاناز نام ہے آپ, اور تمام چیزوں کو بڑا کلوزلی واچ کرتے رہیں. ویری وارم ویلکم سر. اظہر صدیق صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کاؤنسل ہیں آپ, اور ان تمام تر کلیدی معاملات پہ PTI کو لیگلی اسپیکنگ جو ہیں وہ گائیڈ کرتے رہے ہیں, اور ویری پرٹیننٹ ویو ریگارڈنگ آل دا میٹرز. ویری وارم ویلکم سر, آپ کو بھی بہت خوش آمدید. صدیقی صاحب میں آپ سے بات کا آغاز اگر کر سکوں, یہ بتائیے گا کیا معاملہ ہے, اور جو فیئر ٹرائل نہیں ملا یہ بہت بڑی ایک کنٹینشن ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو جو میرا خیال ہے سلمان صفدر صاحب ہیں جو خان صاحب کے لیے کنٹیسٹ کر رہے تھے, جو آئی مین ان کے لیے پریزنٹ ہو رہے تھے, وہ تو کہتے ہیں کہ 14 سال کیا 14 سیکنڈ میں یہ معاملہ اڑ جائے گا. یہ اتنا فلمزی کیس ہے. دیکھیں وہ وکیل ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ان کا ہے, ان کے نزدیک یہ بات چیز بالکل ٹھیک ہوگی کہ جو اس ٹرائل کے ساتھ ہیں ان کو نظر آ رہی ہوں گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرائل میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ابھی تک. ایک بات تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک سینگ ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ہمارا جو نظام انصاف ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہاں پہ 184(3) کے مقدمات کی سماعت لائیو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ یہ ایک جیل ٹرائل تھا,
اور جیل ٹرائل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے جہاں تک قانونی حکمت عملی ہے وکلاء کی، پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں ان کی لیگل سٹریٹجی شاید اس میں وہ کوہیرنٹ اس طرح سے نہیں تھی، پولیٹیکل فوکس زیادہ تھا اور لیگل فوکس کم نظر آیا. گو کہ جہاں پہ یہ ایک بات ہے کہ جیل کا ٹرائل تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس کو چیلنج کیا اور اس میں ساری چیزیں ہوئی، وہ ہائی کورٹ تک آیا. عمومی طور پر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے، اور اس میں جب پروسیجرل جو فالٹس ہیں جب آپ اپیل کے اندر چلے جائیں تو ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر اگر یہ اسٹیبلش ہو کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ان دی آئی آف لا جو ہے وہ فیصلہ نہیں رہتا ہے. اب 2 فیصلے ہمارے پاس آئے ہیں، ایک تو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے اور سائفر کا ہے. سائفر کے کیس کے اندر اور بیگ پارٹن سر، توشہ خانہ کا آیا نہیں ہے ابھی تک فیصلہ، لیکن سائفر کا آ گیا. میں نے یہ وہ بتا رہا ہوں اس میں کہ کیوں رائٹ آف ایویڈنس جو ہے وہ کلوز ہوا توشہ خانہ کیس کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ وکلاء کی ایک لمبی فہرست ہے، کتنے وکلاء تبدیل کیے گئے، کتنے ٹائم دیا گیا، وٹنسز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو اس فیصلے کے مطابق جو ڈیفینس کے وکلاء تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے کراس ایگزامن کرنے سے انکار کیا. اچھا، اب یہ جو 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد آ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا مختلف موقف ہے. اسی طرح سے جب توشہ خانہ کا پہلے جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی، میں تھوڑی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر وہ وہاں پر جرا بھی نہیں کرتے اور کراس کویسچن بھی نہیں ہوتا، لیکن باہر آ کر وہ الگ موقف دیتے ہیں. بالکل، میں جو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز درج ہے، یہ حاضری لگتی ہے، باقاعدہ ایک کورٹ فائل بنتی ہے، آرڈر شیٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ان وکلاء کی حاضری لگی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کب تاریخ لی، کب انہوں نے کیا موقف کہا، اور پھر کیوں رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ کلوز ہوا، کیونکہ پروسیکیوشن کے وٹنسز وہاں پہ موجود تھے. اب ڈیفینس جو ہے وہ مختلف وکلاء تبدیل کرتے رہے، آلدو کہ آپ کو وکیل آپ کا بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے، مرضی کا وکیل، لیکن اگر آپ ٹرائل کو ابسٹرکٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ہر مرتبہ وکلاء کی ٹیم تبدیل کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک ایسے موقع پر کہ جہاں پر پروسیکیوشن کے وٹنسز موجود ہوں اور ڈیفینس جو ہے وہ اس کو کراس ایگزامن نہ کرنے دے، تو اس کی پوری ریزنز لکھی ہیں کہ کیوں ان کا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے یا کراس ایگزامینیشن کلوز کیا. تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا معاملہ کہ جیسے ایک دوسری طرف معاملہ لے جایا جا رہا ہے کہ کیا جلد بازی نظر آ رہی ہے؟ دوسری طرف جو ہے وہ میرا خیال سائفر میں تو کافی عرصے سے کئی ماہ سے چل رہا ہے نا یہ ٹرائل، اور اس میں وٹنسز بھی ہوئی ہیں اور وہ سارا کچھ ہے، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ پھر ان کے وکلاء جو ہیں وہ باہر آ کے جو ہمیں بتاتے ہیں، میں بات آگے بھی لے جاؤں، لیکن کوئنسیڈنس ایسا ہے کہ جب پہلے بھی مس ڈیکلیریشن میں توشہ خانہ کا تھا، جب لاسٹ ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت ان کو وٹنس کو کہا گیا تھا کہ آپ وکلاء پیش ہوں، تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ خواجہ حارث صاحب کے منشی یا یہ وکیل وہ فائلیں چلی گئیں، وہ غائب ہو گیا، میں وہاں تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے. یہ ویسے معاملہ کافی یہ ساری ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور ہم یہ پوچھنا بھی چاہیے اظہر صاحب، کیا وجہ ہے یہ وکلاء کی ٹیم ایک تو تبدیلی، ایک کے بعد ایک وکلاء تبدیل ہو رہا ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے ان کی طرف سے گواہان بھی موجود ہیں، جرا تو بندہ پھر تب کرے نا جب وکلاء جو ہے کوئی ایک کانسٹنٹ نظر آئے ڈیفینس کی طرف سے. تو وکلاء ہی نہ ہونا یہ کوئی ایسی کنائیونس تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ پھنسانا چاہتے تھے خان صاحب کو؟ بہت شکریہ. وہ نا آج میرا خیال ہے ذکر ہوا نہیں، میرا خیال ہے شاید ذکر کرنا چاہیے تھا انہیں نواز شریف کے ٹرائل کا. میں نا مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ یہاں مانیٹرنگ جج ہونا چاہیے تھا. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو بے وقوف بنانے کے لیے کہ جناب پتہ نہیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، خدا رہا بھئی ایسی جلدی کیا تھی؟ توشہ خانہ میں کیس پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے، آصف علی زرداری کا، نواز شریف کا، یوسف رضا گیلانی کا، وہ کیوں نہیں ختم ہوا آج تک؟ اس میں ایسی کیا ہے کہ پہیے لگ گئے اور انصاف کا قتل کر دیا. میں لفظ کہہ رہا ہوں، انصاف کا قتل کر دیا. اور میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہے کہ شاید پڑھا نہیں ہے، میں نے حضرت صدیق نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ٹرائل سارا ریکارڈ پڑھا ہوا ہے. اپنا 376 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا عمران خان کا، وہ یعنی رائٹ ٹو ڈیفینس کلوز کر دیا. آپ نے وکیل چھین لیے اور وکیل اپنی مرضی کا کھڑا کر دیا، اور چھین لیے اور تبدیل ہوئے. ان میں بہت فرق ہے سر. وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے. جی پلیز گو اہیڈ. مجھے یہ بتائیے گا
नहीं, मैं बताऊंगा, एक वकील भी एक इंसान है ना। आप रोजाना केस लगे हैं, सारी रात चल रहा है, शाम तक केस चल रहा है, वकील ने कोई और काम नहीं है, वकील के पास एक ही काम के लिए डेडिकेट रह गया है। मुझे सिकंदर जुल्फकार दोस्त है मेरे, तो फ्राइडे को जब आए तो बता रहे कि मेरी तबीयत खराब थी। अब क्या तबीयत के लिए जबरदस्ती वहां बैठ जाते? ये दुख और अफसोस का मकाम है। जस्टिस हरिड और जस्टिस बरिट, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा, वो देर की बात नहीं है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड भी तो है। हाँ, वो कह रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ऑल्सो ना, तो ये मामला कब से चल रहा था? अजहर साहब ये भी एक ऑब्जर्व किया है। मैं तो पीटीआई का वकील हूँ ना, और कयूम सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ के वकील नहीं है। वो लगा बात है, दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे जो बात कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। जब मैं बोला नहीं, मैं चुप करके सुनता रहा इनकी बातें। चलें इसको इसी तरह से रख लेते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी करें, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के हक में भी बोलें, मैं नाम भी ना लूं, और मेरी अगर कहीं दोस्ती है तो आप मुझ पर इल्जाम धर दें। आप जो करें तो ठीक है, मैंने अगर कुछ कहा भी नहीं है तो मैं गलत हूँ। आप क्यों इंटरफियर करें मेरी बात में? नहीं, वो कर रहे हैं आप। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। जब ये चुप करके बात करते रहे, मैं सुनता रहा, झूठ बोलते रहे, मैं सुनता रहा, और मैं जवाब दे रहा हूं, सुने। ठीक है, क्रेडेंशियल्स, केस के क्रेडेंशियल्स डिस्कस करते हैं। सिद्दीकी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। आप कह रहे हैं सिद्दीकी साहब वकील नहीं है ना जी, तो ये सहाफी अच्छे हैं, ये वकील नहीं है ना, वकील बन सकते हैं। जिस दिन वकील बन जाएंगे फिर वकील वाला बातें करें तो अच्छा लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात समझे कि आपने 376 का बयान वकील ले लिया, साइफर का बयान का आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का सामने नहीं आने दिया। 376 का मैंने पढ़ा है, और वो उसमें भी साइफर आया था, अब भी साइफर आया। और दो बातें, भाई साइफर जो है, साइफर क्या कोई साइफर तो गया ही नहीं भाई, साइफर तो गुम ही नहीं हुआ, गुम हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसकी बात कर रहे हैं, और मिनट्स ऑफ द जो बाहर लहराया था वो सादा कागज था। ये हकीकत है, वो एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि जो बाहर गया था वो बाहर वो कागज था, एस्टैब्लिश नहीं हो सका अभी तक। ठीक है, अच्छा ये वाली बात है। मैं ये आगे ले जाती हूँ मामला। सिद्दीकी साहब, ये भी तो वो कहते हैं ना कि अब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं जब साइफर वाला मामला गया था कि जी खान साहब तो मासूम है, सो मच सो मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स थे। नहीं देखें, वो जो भी ये तो एक बिल्कुल सेइंग है कि जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए तो उस वक्त तक वो मासूम ही कंसिडर होता है, तो वो उस पैरामीटर के अंदर है। आई सी, मतलब हम हमारे यहाँ प्रूवन गिल्टी, हाँ अनलेस प्रूवन गिल्टी, ठीक है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो ये तो एक आफाकी असूल है इस निज़ाम इंसाफ का। तो इसमें जो है वो उसको इस तरह से नहीं, मतलब मैं इसको बिल्कुल दूसरी तरह से देखता हूँ कि उस वक्त अदालत के सामने एक मुख्तलिफ मुकदमा था कि बेल का मैटर था, और उस बेल मैटर के अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई उसमें। इसमें यह भी बात ठीक है कि प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां हो सकती हैं और होंगी, डेफिनेटली होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो है कि प्रोसिक्यूशन का हमारे यहाँ जो है वो देखना ये है कि वो क्या उसने ठीक तरह से केस लड़ा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द ड्यूरिंग द ट्रायल, बट ये जो अब हमारे सामने फैसले आए हैं, इनको देख के, इनको ऑर्डर शीट को देख के आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं ना। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का अपना एक मौक़िफ़ है, और वो उनको जो है वो करना पड़ेगा। अब अगर आला अदालतों में चैलेंज करते हैं तो दो किस्म की इसमें आपको जो है वो रिलीफ मिल सकते हैं। एक तो ये है कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि वाक़तन फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं, तो वो इस रेफरेंस को या इस केस को जो है वो सेटिसाइड कर सकती है, या ये देखती है कि अगर हाँ एविडेंस मौजूद है, बहुत टाइम्स तक केस में अगर एविडेंस मौजूद है तो क्या इसको रिमांड बैक भी किया जा सकता है। तो मतलब ये बताएं, मैं आती हूँ अजहर साहब आपकी तरफ भी, सिर्फ इतना बताते हैं ये उजलत नजर आई आपको या नहीं? कहते हैं वो इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें लाने की उजलत थी। देखें, मैं ये उजलत भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। कि मतलब इसका एक पॉलिटिकल एंगल तो ये है कि एक से पहले जब एक साइफर का आया और फिर उसके बाद जो है जहां कौमी सलामती से मुतालिक मामला था, और फिर उसके बाद जो है वो तो तहाइफ जो हैं तकरीबन 3 अरब रुपए से जायद के तहाइफ जो दूसरों को जो है मुख्तलिफ नेम कॉलिंग करते थे, और अब जो है अपना जब खुल के चीजें सामने आई हैं तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल एक वाज़े फर्क नजर आता है। तहाइफ के लिए और फिर उनको बेचा
अंडर इनवॉइसिंग हुई और अंडर इनवॉइसिंग हुई। फिर ये नहीं है, फिर वो वायलेट भी किया कि जो तहाइफ मिलते हैं आपको तोशाखाना में पहले जमा करवाने होते हैं, लेकिन तोशाखाना में जमा भी नहीं करवाया गया। अब जैसे कि जो एलिगेशन है इनका कि ग्राफ का जो सेट था वो वसूल किया गया, जमा नहीं करवाया गया, फरोख्त किया गया और उसके पैसे और उसकी रसीदें, अब ये तो हर आदमी को पता है कि कहाँ से रसीदें बनवाएगी, उन रसीदों की हैसियत और अहमियत क्या। ठीक है, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जी। अजहर साहब, ये बहुत लंबी चार्जशीट है और जो साइफर छुपाने पे वैसे नहीं, उन्होंने कहा है जो साइफर का फैसला आज आया है सर, उसमें कहते हैं मईशत को और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को बहुत गहरी ज़र्ब लगाई है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे। इमरान खान ने एटमी राज बेच दी है या नक्शे लेके चला गया है, क्या है क्या, यानी क्या नुकसान पहुंचाया है? इमरान खान की गवर्नमेंट को धमकी दिएगी कि हमने गिराना है तहरीक एतमाद से, वो गिरा दिया, वो तो सच साबित हो गया। वो जो कह रहे थे कि साइफर सच नहीं है, ये साइफर का केस में सजा दे के आपने साबित कर दिया कि बिल्कुल ये कंस्पिरेसी थी, ये बाकायदा ऑपरेशन चेंज थी। और अगली बात आगे आ जाए, अगली बात सिद्दीकी साहब कह रहे हैं वो जो कहते थे खेलेंगे उस पे, वो जो ऑडियो लीक में बात हुई थी, ये छोड़े, ये वकीलाना बात कर रहा हूं ना मैं आपके सामने। अब अगली बात आए, जज साहब आप एक ट्रायल में लिखते हैं कि जनाब वकील मुझसे बहुत चलाक है तो उसको राइट टू फेयर ट्रायल देना नहीं, वो खुद ही मान रहे हैं राइट टू फेयर ट्रायल दिया ही नहीं मैंने, यानी खुद अपने फैसले में लिख रहे हैं। और अगली बात जो बड़ी जबरदस्त बात है, राइट, मैं नाज़रीन रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।